हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 27 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27 मार्च 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, एमजेटी ऐप भी डाउनलोड करो। यहीं पर आपको मिलेगी फ्री वीडियो की क्विज, डिटेल वाली पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स और वीडियो कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं, तो आप एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कल के क्वेश्चंस। आप कहीं भूल तो नहीं गए? टॉप 10 क्वेश्चंस जो कल के थे उनका क्विकली करते हैं रिवीजन। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में दो व्यक्तियों ने शपथ ली है। एक तो है केशव प्रसाद मौर्य जी, जो कि पिछली बार भी थे। एक नए आए हैं ब्रजेश पाठक। हाल ही में विंग्स इंडिया 2022 कार्यक्रम का आयोजन हैदराबाद में किया गया। देवेंद्र झाझरिया जी, जो कि पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हैं, इन्होंने पद्म भूषण प्राप्त किया। पद्म भूषण से सम्मानित किए गए और पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मारियो मार्सेल को मिला। और वहीं पश्चिम बंगाल में की उसकी राजधानी कोलकाता में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया शहीदों के सम्मान में। इसके अलावा हिसाशी टेकुची को दोस्तों मारुति सुजुकी का एमडी और सीईओ बनाया गया। और 2025 तक भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है 220 नए हवाई अड्डे बनाएंगे। इसके अलावा विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने अफ्रीका के काले गैंडे के संरक्षण के लिए पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया है। और महाराष्ट्र पुलिस ने भारतीय सेना के साथ मिलकर के सुरक्षा कवच 2 नामक अभ्यास किया है। वहीं इंडियन साइकेस्ट्रिक सोसाइटी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ विशाखापत्तनम, जिसे हम लोग कहते हैं वाइजैक, आंध्र प्रदेश में। तो ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो के, जिसका हम लोगों ने क्विकली रिवीजन किया। इसके अलावा मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे थे, जिनका आंसर देख लीजिए। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? तो 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। चेन्नई सुपर किंग अब तक 4 बार आईपीएल जीत चुकी है। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे आज के दिन के करंट अफेयर की। तो आज के दिन का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर में पहला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, नाटो ने अपने महासचिव जेंस स्टोलनबर्ग का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो नाटो ने 1 वर्ष के लिए अपने महासचिव जेंस स्टोलनबर्ग का कार्यकाल बढ़ा दिया है। नाटो दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। पिछले दिनों में लगातार ये चर्चे में रहा है, क्योंकि रसिया यूक्रेन का जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके पीछे यही की देन है, नाटो की ही देन है। नाटो ने ही उसे उकसाया यूक्रेन को, और उसके बाद से रसिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, इस वजह से अटैक कर दिया। फिलहाल नाटो है क्या, इसको समझिए। नाटो दोस्तों 30 देशों का एक सैन्य संगठन है, और सैन्य संगठन में इसमें आर्टिकल 5 इसका बहुत ही ज्यादा पावर देता है इसको। आर्टिकल 5 क्या कहता है? इसके आर्टिकल 5 के तहत ये कहा गया है कि अगर नाटो के किसी एक मेंबर पर, यानी इन 30 देशों में किसी भी एक मेंबर पर, चाहे वो कितनी भी छोटी कंट्री क्यों ना हो, अगर कोई बाहरी देश अटैक करता है तो ये सभी के सभी 30 देश जो हैं वो अपने ऊपर अटैक मानेंगे और फिर मिल करके अटैक करेंगे। तो इसकी वजह से ये नाटो जो संगठन है ये खतरनाक हो जाता है, इसी आर्टिकल 5 की वजह से। और इसमें चूंकि ये इसलिए पावरफुल है क्योंकि इसमें अमेरिका जैसे देश हैं, ब्रिटेन जैसे देश हैं, फ्रांस जैसे देश हैं, और जब आर्टिकल 5 का यूज ये करता है तो फिर यानी ये सभी देशों की सेना एक साथ आ जाती है। इस वजह से ये हो जाता है सुपर पावर। ठीक है, तो यही वजह है कि नाटो से बहुत सारे चीजें होती हैं। नाटो अपना प्रेशर बना करके रखता है। ठीक है, जियोपॉलिटिक्स में नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 1949 में यह स्थापित किया गया था। जब स्थापित हुआ था तब केवल 12 देश ही थे। अभी नाटो ने दोस्तों 2 सैन्याभ्यास किए हैं हाल फिलहाल में। एक तो नॉर्वे में कोल्ड रिस्पॉन्स हुआ है, एक उससे पहले भूमध्य सागर में नेपच्यून स्ट्राइक हुआ था। क्लियर है? तो जेंस स्टोलनबर्ग जो कि इसके अध्यक्ष हैं, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। ये 2014 से ही इस पद पर कार्यरत है। क्लियर है? अगला देखते हैं। हाल ही में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो टॉप पर है दोस्तों गुजरात। एक बार फिर से ये टॉप पर बना हुआ है। नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। नीति का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये होता है नीति का फुल फॉर्म। तो नीति आयोग जो कि योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया, इसने ये रिपोर्ट जारी की है कि निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य किस स्थान पर। तो इसमें गुजरात इस बार भी टॉप पर बनकर के उभरा है। सेकंड पर महाराष्ट्र है और थर्ड पर है कर्नाटका। क्लियर? अभी देखिए राजीव कुमार जी जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने बताया है कि भारत की निर्यात जो है वो 36% की दर से बढ़ रही है।
जबकि वैश्विक व्यापार 30% की दर से बढ़ रही है। तो यानी भारत का निर्यात जो है, एक्सपोर्टेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा दिया है कि भारत का निर्यात 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर क्रॉस कर चुका है इस फाइनेंशियल ईयर में, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। अभी तक कभी भी एक फाइनेंशियल ईयर में 400 बिलियन डॉलर के माइलस्टोन पर भारत नहीं पहुंचा था। तो ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। विश्व व्यापार जो है वो 24 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, हालांकि बहुत ज़्यादा है, लेकिन भारत भी अब तेजी से आगे बढ़ रहा है निर्यात की स्थिति में। ठीक है, तो नीति आयोग की ये रिपोर्ट थी। ये वाला डाटा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में भारत ने कितना निर्यात किया, या फिर भारत ने ऐतिहासिक कितना निर्यात किया हुआ है। बाकी नीति आयोग के बारे में बेसिक्स तो आप जानते ही हो। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को करी गई थी। योजना आयोग के नाम पर इसका नाम चेंज करके इसके जगह पर नीति आयोग बनाया गया। प्रधानमंत्री जो होते हैं इसके बाय डिफॉल्ट होते हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार जी, और करंट टाइम पर सीईओ हैं कौन? अमिताभ कांत। अच्छा, पहले उपाध्यक्ष पूछा जाए तो आप बताएंगे अरविंद पनगड़िया, पहले सीईओ पूछा जाए तो आप बताएंगे सिंधुश्री खुल्लर। गुजरात आया है, गुजरात के बारे में भी जानेंगे। गुजरात देखोगे इंडिया के मैप में यहाँ पर है। गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों राज्य बने थे 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को ये दोनों राज्य अलग हुए, इस वजह से 1 मई को इन दोनों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। गांधीनगर राजधानी है। भूपेंद्र पटेल जी दोस्तों ये यहाँ पर बीजेपी पार्टी से करंट टाइम पर सीएम है। अच्छा, गांधीनगर से ही अगर आपको याद हो तो यहीं पर भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र खोला गया। क्या? समुद्री मध्यस्थता केंद्र। अभी कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था केंद्र खोला गया है ये। ठीक है, आचार्य देवव्रत जी गवर्नर हैं और चीफ जस्टिस हैं अरविंद कुमार। यहाँ पर गिर नेशनल पार्क है जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। गरबा, डांडिया, रासलीला यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, और ये शेयर करता है राजस्थान से। अगला, हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन दोस्तों बेंगलुरु में किया गया। इसका उद्घाटन किया है शक्तिकांत दास जी ने, जो कि RBI के गवर्नर हैं, 25वें नंबर के, और वर्तमान में ये गवर्नर हैं RBI के। तो इन्होंने RBIH का अभी हाल ही में उद्घाटन किया हुआ है। ये RBIH क्या है? RBI में RB का मतलब है रिजर्व बैंक, और I का मतलब इंडिया मत कह देना, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। क्या है? इनोवेशन हब। तो ये RBIH का फॉर्म है। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है बेंगलुरु में, और इसके अध्यक्ष बनाए गए गोपाल कृष्णन जी। अब इनोवेशन हब है तो दोस्तों आपको नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा होगा कि इनोवेशन हब जो है ये इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए और इसके लिए फंडिंग करने के लिए ये शुरू किया गया है। तो 100 करोड़ की फंडिंग भी की जाएगी और इनोवेशन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। RBI ने इसे लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, और गोपाल कृष्णन जी इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। RBI के बारे में 1 अप्रैल 1935 को यह स्थापित हुआ था। आगे चल करके 1 जनवरी 1949 में नेशनलाइज कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण हुआ इसका। मुंबई में हेडक्वार्टर है, गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। ये 25वें नंबर के हैं। 24वें नंबर के कौन थे? 24वें नंबर के थे कौन? उर्जित आर पटेल, जिनके टाइम पर हुई नोटबंदी। 23वें नंबर के कौन थे? रघुराम राजन। कौन थे? रघुराम राजन। ठीक है, RBI ने दोस्तों अभी बी अवेयर नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया जो वित्तीय धोखाधड़ी होती है उससे बचाने के लिए। तो ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्वदेशी हवाई यात्रा प्रबंधन प्रणाली के लिए किससे समझौता किया? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दोस्तों अभी हाल में BEL के साथ समझौता किया है। BEL का मतलब होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, BEL अलग है और BHEL अलग है। BHEL जो है ये महारत्न कंपनी है, जिसका मतलब होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये इलेक्ट्रिकल्स के लिए है, जबकि ये है जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, चलिए तो फिलहाल ये दोनों मिलकर एडवांस सरफेस मूवमेंट गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम डेवलप करेंगे, साथ ही साथ सिविल एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी बिल्ड करेंगे। ओके, अभी देखिए ये होता क्या है। अभी आपने सुना होगा ATC सुने हो कि नहीं? ATC मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल। आप जो जहाजें देखते हो ना, जैसे अभी ये ऊपर से एक उड़ करके गई यहाँ पर, तो डेली एक ही रूट पर चलेगी। ऐसा नहीं है केवल रोड पर जो गाड़ियां चलती है केवल रोड बने होते हैं उसी पर चलती है, आसमान में नहीं होता होगा, पूरा खुला होता है। नहीं, आसमान में भी समझ लो एक प्रकार से रोड होता है।
बाकायदे एक एक रास्ता डिसाइड होता है, उसी रास्ते से उसको जाना है। और इस रास्ते पर ले जाने के लिए साथ ही साथ जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहां पर लैंडिंग और टेक ऑफ कराने के लिए एटीसी होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है। तो एटीसी टावर लगे रहते हैं जगह जगह पर, वही सिग्नल देते हैं और वही ये इन्फॉर्म करते हैं पायलट को कि आपको अभी कहाँ पर लैंड कराना है, कहाँ से लैंडिंग शुरू करनी है, कब टेक ऑफ करना है, या फिर आपका रूट क्या होगा, आपको किस रूट से जाना है, किस रूट से आना है, ये सारा कुछ इसके द्वारा होता है। तो यही सब चीजें अब सिविल एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम अपना भारत का जो होगा इसको और एडवांस सरफेस मूवमेंट गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम ये डेवलप करेंगे बीईएल और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिलकर के। क्लियर है? बीईएल के बारे में बात करें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की 1954 में स्थापित हुआ था, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर्ड है और इसकी चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर है आनंदी रामलिंगम। क्लियर? चलिए, अच्छा बीईएल ने अभी एचएएल के साथ मिलकर के या कहें एचएएल ने बीईएल के साथ मिलकर के तेजस फाइटर जेट बनाने के लिए एक डील करी हुई है। तेजस फाइटर जेट आपको पता होगा बहुत ही लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, तो एचएएल बीईएल से भी थोड़ा हेल्प ले रहा है इस पर। ठीक है, अगला देखते हैं, बरसामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन करेगा? तो बरसामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास की मेजबानी दोस्तों मलेशिया कर रहा है। बरसामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास ये दोस्तों 5 देशों के बीच में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है ये, 5 देशों के बीच में होता है ये और काफी पुराना ये है बरसामा एयरफील्ड। इसमें 5 देश कौन कौन से शामिल होते हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया के अतिरिक्त। ठीक है, मलेशिया तो होता ही है। तो अभी बरसामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास जो है ये शुरू हो चुका है और ये 5 पावर डिफेंस अरेंजमेंट 1971 में जो समझौता हुआ था, रक्षा समझौता हुआ था, उसी के तहत आयोजित किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष। अभी देखिए मलेशिया आया है, तो मलेशिया को हम लोग वर्ल्ड मैप में देखेंगे है कहाँ पर। तो आप इधर देख लीजिए वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे इधर है अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप अगर इस साइड आएंगे ना तो ये आपको ब्लू कलर में, जो हल्का ब्लू कलर या ग्रीन कलर जो भी है इसको कह सकते हैं, यहाँ पर मलेशिया है। थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, यहाँ पर ये रहा डिटेल मैप मलेशिया का। तो मलेशिया आपको ये दिख जाएगा, ये पोर्शन भी मलेशिया ही है और ये पोर्शन भी मलेशिया ही है। ये सब जो है मलेशिया के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? तो मलेशिया की जो कैपिटल है वो है कुआलालंपुर। क्या है? कुआलालंपुर है मलेशिया की कैपिटल। साउथ चाइना सी ये बीच में है और आपको यहाँ पर फिलीपींस दिख जाएंगे। ठीक है, नीचे इंडोनेशिया आपका दिख जाएगा। मुद्रा होती है रिंगित। क्या होती है? रिंगित होती है यहाँ की मुद्रा। और यहाँ के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट है इस्माइल साबरी याकूब। कौन है? इस्माइल साबरी याकूब, ये यहाँ के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसने 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में स्मृति ईरानी जी, जो कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं, इन्होंने अभी हाल ही में भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किया हुआ है। आज़ादी के 75वें वर्ष गांठ के अवसर पर ये सारी चीज़ें आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कराई जा रही हैं। तो इसी के तहत लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता भी अभी आयोजित हुआ, 10 दिनों तक ये चलेगा। तो स्मृति ईरानी जी ने इसका उद्घाटन किया हुआ है। तो 25 मार्च से अगले 10 दिनों तक ये आयोजित हो रहा है। क्लियर है? इसके तहत भारत के विरासत संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में कहाँ की पुलिस ने संडे स्ट्रीट पहल शुरू की? तो संडे स्ट्रीट पहल शुरू की है दोस्तों मुंबई पुलिस ने। मुंबई पुलिस ने इस पहल को इसलिए शुरू किया है जिससे लोग जो हैं वो अपने परिवार वालों के साथ या अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ रोड पर पैदल ही निकल सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि संडे को, प्रत्येक संडे को सुबह में 4 घंटे के लिए, ध्यान रखिएगा, सुबह में 4 घंटे के लिए बहुत सारी सड़कें मुंबई की बंद कर दी जाएंगी। वहां पर केवल पैदल यात्री ही निकलेंगे और साइकिल से अगर निकलना होगा साइकिल से, मतलब लोग अपने हित मित्र यार दोस्त के साथ निकलेंगे, गपशप करेंगे, टहलेंगे, घूमेंगे, जिससे वो थोड़ा सा एक दूसरे से जुड़ भी सकें। ठीक है, ऐसा ना हो कि केवल मोबाइल से ही वर्चुअल ही जो जुड़ रहे हैं वही जुड़े, और इसके साथ ही साथ थोड़ा सा मनोरंजन भी हो सके। तो संडे स्ट्रीट पहल काफ़ी अच्छी पहल है, मुंबई पुलिस ने शुरू करी हुई है। क्लियर है? रविवार को ही चलेगा केवल। अगला, वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर कौन है? तो दोस्तों शीर्ष पर है दिल्ली, लेकिन ध्यान रखिएगा ये रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है ये भी डिपेंड करता है। ये रिपोर्ट जारी किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने।
दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी अपना आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सर्वे जारी किया है और इस सर्वे में इसने बताया है कि हम हैं तीसरे प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम वाले, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाले राज्य, ठीक है, सरकार। तो इसने ये अभी अपना आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है। तो इसके अनुसार सिक्किम पहले पर है, गोवा दूसरे पर, तीसरे पर तो दिल्ली है, ठीक है। लेकिन मेन जो होगा वो नीति आयोग अगर जारी करता है या भारत सरकार जारी करती है तो उसको भी देखा जाएगा, उसको ज्यादा मान्यता दी जाएगी। अभी फिलहाल दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया जी, इन्होंने ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जारी करी हुई है। इन्होंने ये भी बताया है कि पिछले 6 सालों में दिल्ली का जीडीपी लगभग 50% से इंक्रीज हुआ है। क्लियर। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो भारत सरकार के द्वारा लाया जाता है वो बजट के एक दिन पहले लाया जाता है। अब 1 फरवरी को बजट पास होता है तो 31 जनवरी को दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आता है। भारत की जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी इसमें यह बताया गया था कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो होगी वो 8.0 से 8.5% की दर से बढ़ेगी अगले फाइनेंशियल ईयर में। इस वाला जो करंट वाला है ये 9.2% की दर से होगी, ठीक है। तो ये भारत की जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट थी इसका डाटा था। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त किया गया? तो रक्षा मंत्रालय के सलाहकार नियुक्त किए गए दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे। यहां पर आपको इमेज में दिख रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे जी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नया एडवाइजर नियुक्त किया गया है। ये इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। ये दोस्तों 2015 से 2018 तक रक्षा खुफिया एजेंसी जो होती है ना, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी जो होती है, उसके महानिदेशक रह चुके हैं। वहां से जब ये रिटायर हुए 2018 में, इन्होंने जब इस्तीफा दिया, इसके बाद ये आ गए प्रधानमंत्री कार्यालय में, पीएमओ में ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। 2021 तक ये यहाँ पर भी काम किए, अक्टूबर 2021 तक। इसके बाद अभी फिलहाल ये रक्षा मंत्रालय में नए एडवाइजर नियुक्त कर दिए गए हैं। क्लियर है। तो रक्षा सचिव को ये रिपोर्ट करेंगे। रक्षा सचिव कौन है? रक्षा सचिव हैं दोस्तों अजय कुमार। कौन है? अजय कुमार। अजय कुमार जी रक्षा सचिव हैं और अजय कुमार भल्ला कौन है? गृह सचिव है। अगला, हाल ही में आरसी लोहाटी का निधन हो गया है। भारत में किस पद पर सेवा दे चुके थे? तो आरसी लोहाटी जी दोस्तों भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यहाँ पर आपको इमेज में दिखेंगे आरसी लोहाटी। तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, 35वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। तो इनका निधन हो गया है अभी हाल ही में। अभी देखिए कब से कब तक थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 2004 से ये नियुक्त थे। 2004 से 2005 तक ये रहे 35वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। इससे पहले ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी काम कर चुके थे, दिल्ली हाई कोर्ट में भी काम कर चुके थे, ठीक है, जज के रूप में। और अभी यहाँ पर ये हुए, ठीक है, निधन हो गया इनका। अच्छा, अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एनवी रमना जी हैं। ये किस नंबर के हैं? ये 48वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इनसे पहले 47वें नंबर के थे शरद अरविंद बोबडे जी, 46वें नंबर के रंजन गोगोई थे जो राम मंदिर पर फैसला सुनाए थे, और 45वें नंबर पर थे जस्टिस दीपक मिश्रा। तो पिछले 3, 4, 5 भी आप याद रखेंगे। एक और पॉइंट याद रखना है आपको, 2027 में दोस्तों भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने जा रही हैं जस्टिस BV नागरत्ना जी। नागरत्ना ये होंगी भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, 2027 में लेकिन बनेंगी ये। क्लियर। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अब हम लोग बात करेंगे रिवीजन सेक्शन की। तो रिवीजन जैसा कि चल रहा है दोस्तों, साथ ही साथ में एक नया इनिशिएटिव लिया गया है। तो पुस्तकें और लेखक पहला टॉपिक उठाया गया है जिसमें टॉपिक बाय टॉपिक रिवीजन कराया जाता है। तो जनवरी का हम लोगों ने पढ़ लिया, फरवरी का आधा पढ़ लिया था, फरवरी का आधा और बचा हुआ है, इसको आपको पढ़ना है आज। तो चलिए अब हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, फरवरी का पार्ट 2। जो बाकी के बची पुस्तकें और लेखक हैं इनको भी याद कर लेते हैं। इसके बाद मार्च में खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग कोई नया टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहली पुस्तक देखिए, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। तो देखो दोस्तों, आपको बताया गया था पहले भी कि बिल गेट्स जो हैं, बिल गेट्स काफी फ्यूचरिस्टिक है। बिल गेट्स आप जानते हो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। तो बिल गेट्स जो है ना, ये काफी फ्यूचर की सोचते हैं, काफी आगे की सोचते हैं। इन्होंने इससे पहले एक पुस्तक लिखी थी हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, और उसमें क्लाइमेट डिजास्टर के बारे में इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि कैसे बचा जा सकता है, अपने नॉलेज शेयर किए थे।
इसके अलावा इन्होंने ये भी, अभी देखो कोविड पैंडेमिक को देखते हुए इन्होंने ये बताया है कि हमें कैसे बचना चाहिए नेक्स्ट पैंडेमिक से। अगर कोई दोबारा से ऐसी महामारी आ जाती है, कोरोना महामारी जैसी, तो उससे कैसे बचा जा सकती है। ठीक है, इन्होंने एक बार बयान भी दिया हुआ था कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो केमिकल वेपन से यूज किया जाएगा, केमिकल वार होगा। तो इसको लेकर के जब कोरोना महामारी फैली तो इनको काफी ज्यादा घेरा भी गया था कि कहीं आप ही तो नहीं किए हो ऐसा। ठीक है, तो ये बिल गेट्स ने लिखा है, ये आप कहानी समझ गए तो ये आपको याद रहेगा। ह्यूमन, तो यहाँ पर आप फिलहाल बिल गेट्स ये हैं, तो इनको 1 नंबर डाल दो। चलो कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 1 नंबर डाल दिए यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद ह्यूमन, ह्यूमन जो है दोस्तों इसको लिखा है सैमुअल मोएन ने। किसने? सैमुअल मोएन ने लिखा है। इसको आपको थोड़ा सा याद करना होगा। देखिए सारी चीजों के लिए ट्रिक नहीं बन सकती है, ठीक है ना, तो आपको मैं कोशिश करूंगा जिस पर ट्रिक बन सकेगी उसको ट्रिक से आपको याद कराया जाएगा। क्लियर? जैसे अभी देखो ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? ए नेशन टू प्रोटेक्ट। देखो ए नेशन टू प्रोटेक्ट, अभी राष्ट्रवाद, नेशन मतलब राष्ट्रीय, तो राष्ट्र को बचाने के लिए हमारे यहाँ सबसे मजबूत जो पावरफुल है वो कौन है? वो है प्राइम मिनिस्टर। सबसे ज्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। कौन है? मोदी जी हैं। ठीक है, एक वर्ड उठा लो। और हमारे राष्ट्र के जो न्यू करता है, जो राष्ट्रपिता है, वो कौन है? वो कौन है? वो गांधी जी हैं। कौन है? गांधी जी हैं। ठीक है ना, तो गांधी मोदी, राष्ट्र है ना, ए नेशन टू प्रोटेक्ट, राष्ट्र को बचाने के लिए, तो गांधी मोदी, गांधी मोदी से आप याद रखेंगे, यहां से आप लिंक कर ले जाएंगे। यहां पर देखिए 4 नंबर डाल दो, पीएम गांधी मोदी। ठीक है, तो गांधी मोदी के कॉन्सेप्ट पर ए नेशन टू प्रोटेक्ट यानी देश को बचाया जा सकता है। गांधी मोदी यानी थोड़ा सा नरम थोड़ा सा गरम। ओके, चलिए तो अगला है द फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पेपाल। देखो पेपाल से यहां पर आप पकड़ लेंगे पेपाल। पेपाल अगर आप जानते हो, देखो अभी इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पेटीएम का फाउंडर कौन है, या टेस्ला का फाउंडर कौन है, या फिर स्पेस एक्स का फाउंडर कौन है, तो ये बेसिक चीजें तो आपको मैं मान कर चलता हूँ आपको याद ही होगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हो तो पेपाल के कौन है फाउंडर ये तो पता ही होगा। तो पेपाल के फाउंडर थे कौन दोस्तों? एलन मस्क थे। ठीक है ना, तो एलन मस्क और उनके साथियों के बारे में इसमें बताया गया है द फाउंडर्स नाम की पुस्तक में कि पेपाल कैसे स्थापित हुआ। इसको लिखा है दोस्तों जिमी सोनी ने। किसने? जिमी सोनी ने। जिमी सोनी ने इसको लिखा हुआ है। तो 5 नंबर यहां पर डाल लो आप। ठीक है, डिग्निटी इन ए डिजिटल एज, तो डिग्निटी इन ए डिजिटल एज इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है R.O. खन्ना ने। किसने? R.O. खन्ना ने। 3 नंबर यहां पर डाल लो आप। इसके बाद देखो आप, इसके बाद द ग्रेट टेक गेम बचता है। द ग्रेट टेक गेम किसने लिखा है? इसको लिखा है दोस्तों अनिरुद्ध सूरी ने। किसने? अनिरुद्ध सूरी ने। 6 नंबर यहां डाल लो। ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, देखो ए हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। इतिहास क्या होता है? इतिहास। यहां से इतिहास से आप पकड़ो, टर्म पकड़ो, इतिहास उमादास, इतिहास उमादास। ठीक है, ऐसे आप 1-2 बार रिपीट करोगे या फिर मेरी बातें अगर आपको याद रहेंगी तो आप तुरंत लिंक कर ले जाओगे जब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा। तो हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, तो इतिहास हिस्ट्री मिल रहा है ना, श्रीनिकेतन की हिस्ट्री बताई गई है इसमें, तो इतिहास से उमादास आप याद कर लेंगे, लिंक कर लेंगे। तो 7वां यहाँ पर। तो अब आपका जनवरी और फरवरी 2022 का ये पूरा पुस्तक याद हो गया है, इसको आप कभी भूल नहीं सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक भी बने बता दिया है जहां जहां जरूरत था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी लिस्ट भी दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक चल रहे हैं। पुस्तक के लेखक जो है ये 2 महीने का हो गया है। मार्च महीने का कल की वीडियो में हो जाएगा, अगर हो सकेगा तो एक ही वीडियो में, नहीं तो फिर अगले वीडियो में कवर करा दिया जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक उठा करके आपका रिवीजन कराया जाएगा। वीडियो कैसी लगी है आपको आप बताइएगा जरूर कमेंट करके। क्वेश्चन ऑफ द डे में 2 क्वेश्चन आज भी हैं आपके लिए। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री बने हैं? अगला, टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना। और हाँ, कैसा लगा है वीडियो आप लोग जरूर हमें शेयर करना। MJT ऐप पर जाकर के आप ई-बुक भी ले सकते हो, हमारी बहुत सारे वीडियो कोर्सेज आए हुए हैं, वीडियो कोर्सेज को भी आप एनरोल कर सकते हो। अगर आपको बैच के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो और इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।